तो कहानी शुरू होती है और हम हमारी कहानी के हीरो लॉयड को देखते हैं जो बादलों के ऊपर था और किसी काफी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ रहा था। लॉयड समझ जाता है कि उसका अपोनेंट भी काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो ग्रीड से अपनी स्वॉर्ड मांगता है और ग्रीड भी तुरंत उसे उसकी स्वॉर्ड दे देता है। लॉयड तुरंत अपनी स्वॉर्ड से काफी खतरनाक अटैक को रोक लेता है और लॉयड का अपोनेंट लगातार उसके ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगता है और लॉयड उसके सभी अटैक्स रोक रहा था और लॉयड का चेहरा देखकर लग रहा था कि उसे काफी मजा भी आ रहा है। अब हमें पता चलता है कि लॉयड का अपोनेंट असल में एक एंजल है, इसलिए लॉयड उससे फाइट करने के लिए काफी एक्साइटेड है। अब जैसे वो एंजल अटैक रोकता है, लॉयड भी उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। अब लॉयड दाव की ही टेक्निक का यूज करता है जिससे वो एंजल के बाकी अटैक्स को भी रोक देता है, लेकिन इतना काफी नहीं था और लॉयड सभी अटैक को रोक नहीं पाता और थोड़ा घायल भी हो जाता है। लेकिन इससे लॉयड को और ज्यादा मजा आने लगता है और लॉयड एक काफी खतरनाक अटैक का यूज करता है जिसे हमने पहले भी देखा था। लॉयड वो अटैक उस एंजल के मार देता है जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन हम देखते हैं इतने खतरनाक अटैक लेने के बाद भी एंजल को कुछ नहीं हुआ था और वो लॉयड से कहता है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और अब वो लॉयड को छोड़ने नहीं वाला, चाहे वो उसके पैरों में गिरकर कितनी भी माफी मांग ले। अब हमें पता चलता है ये तो आगे आने वाली लड़ाई का बस एक छोटा सा सीन था, लड़ाई तो आगे शुरू होगी। अब हमें दिखाया जाएगा कि आखिर लॉयड बादलों के ऊपर एंजल से फाइट करने कैसे पहुंचा। अब हम रैन को देखते हैं जो लॉयड की मेड बन चुकी है। वो काफी नर्वस दिख रही थी पर फिर भी हिम्मत करके लॉयड के रूम में आ जाती है, पर वो देखती है लॉयड तो वहाँ है ही नहीं, वहाँ सिर्फ ग्रीड और शीरो ही है। रैन लॉयड को ढूंढ रहे होते हैं, तभी अचानक से लॉयड दीवार से निकलता है। ये देखकर रैन काफी डर जाती है और एक पल को उसे समझ में नहीं आता कि वो कौन है। अब लॉयड रैन से कहता है कि वो अपनी प्रेजेंस को हाइड करना काफी अच्छे से सीख गया, ये सब सिर्फ रैन के माना ब्लॉक की वजह से हो पाया। रैन बताती है उसे अपने प्रेजेंस हाइड करना सीखने में कई साल लग गए थे, लेकिन लॉयड ने कुछ ही टाइम में सीख लिया, ये तो काफी कमाल है। तभी रैन को याद आता है अब तो लॉयड की मेड है, उसे लॉयड से इज्जत से बात करनी चाहिए। अब लॉयड रैन से पूछता है कि क्या उसे यहाँ पर काम करने की आदत नहीं है, क्योंकि रैन को यहाँ काम करते हुए काफी टाइम हो चुका है। जिस पर रैन कहती है इतने दिन काफी नहीं है, वैसे भी सिल्फा उसे काफी कुछ सिखा रही है, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है पर काफी अच्छी भी है। हालांकि रैन को एटिकेट सीखने में काफी दिक्कत आ रही है, पर रैन लॉयड के लिए एक काफी अच्छी असिस्टेंट बनकर रहेगी। अब लॉयड रैन से कहता है कि उसको उसे मास्टर बुलाने की जरूरत नहीं। ये सुनकर रैन काफी खुश हो जाती है और लॉयड को लॉयड बुलाने वाली ही थी, लेकिन तभी वहाँ सिल्फा आ जाती है और काफी गुस्से में रैन से कहती है कि उसे लॉयड को मास्टर बुलाना होगा। ये सुनकर रैन काफी डर जाती है और माफी मांगने लगती है। रैन को डांट खाता देख लॉयड ग्रीड से कहता है कि उसकी तो काफी बुरी हालत हो रखी है। ग्रीड कहता है सिर्फ वही नहीं, बाकी सब लोग काफी बिजी होंगे। अब लॉयड उसी कासल में आ जाता है जहाँ पिछले सीजन में लॉयड ने गुइस आर्मी के साथ फाइट करते हुए पूरे कासल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लॉयड के एक ही अटैक से वहाँ काफी बड़ा गड्ढा हो गया था, पर गलीला ने उसे अपने वेब से ठीक कर दिया था और लॉयड इस पर उछल रहा था। अब गलीला वहाँ पर गवर्नर भी बन चुका है और वो लॉयड के पास आता है और कहता है उसे लगा लॉयड ही यहाँ का गवर्नर होगा, जिस पर लॉयड कहता है उसके फादर ने उसे पावर दी थी कि वो किसी को भी गवर्नर बना सकता है, तो उसने गलीला को चुना। वैसे भी उसे इस जगह को ठीक करनी थी, अगर वो जगह ठीक नहीं होती तो लॉयड उसे अपनी रिसर्च के लिए यूज कैसे करता। तभी बेबुलिन वहाँ आता है और बताता है यहाँ डीमन ने काफी डिस्ट्रक्शन कर रखा है, इसलिए इसे रिपेयर करने में काफी टाइम लगेगा। गलीला कहता है अब उसे यहाँ की जिम्मेदारी मिली है तो वो हर चीज ठीक करेगा, लेकिन अगर उनके पास कोई ऐसा वेपन होता है जिसकी मदद से वो डीमन के साथ फाइट कर सकते तो काफी अच्छा रहता। ये सुनकर ग्रीड कहता है उन्हें डिवाइन सोर्सरी सीखनी चाहिए। ये सुनकर साफ सभी काफी हैरान हो जाते हैं। वो ग्रीड से पूछने लगते हैं कि क्या वो डीमन है, जिस पर ग्रीड हाँ करता है। अब ग्रीड उन्हें डिवाइन सोर्सरी के बारे में बताता है, ये एक ऐसा मैजिक है उसे चर्च के डेवोटीज ही हाथ लगा सकते हैं। ये एक तरह से भगवान की ताकत है जिसे वो लोग अपनी बॉडी में डालकर बुराई भगाते हैं, पर बाकी के लोग बताते हैं उन्होंने कभी भगवान को माना नहीं और वो चर्च भी नहीं जाते। ग्रीड कहता है चलो फिर अब उनका चर्च ज्वाइन करने का टाइम आ गया है और ग्रीड लॉयड को भी चलने की कहता है, पर ये सुनकर लॉयड काफी अजीब चेहरा बना लेता है और कहता है उन्हें किसी और दिन चर्च में जाना चाहिए। लॉयड का ऐसा चेहरा देखकर सभी सोचने लगे कि लॉयड ने ऐसा क्या किया है जो वो चर्च जाने में इतना डर रहा है। अब लॉयड बताता है उसकी एक गलती की वजह से उसे चर्च से निकाल दिया गया था, पर वो आज से 2 साल पहले हुआ था, हो सकता है वो लोग इस बारे में भूल चुके हैं। लॉयड कहता है अगर उसे चर्च ज्वाइन करने से डिवाइन सोर्सरी के बारे में जानने को मिलेगा तो वो चर्च जरूर ज्वाइन करेगा। गलीला बेबीलोन को भी उनके साथ जाने की कहता है। वो सभी जा रहे होते हैं और उनके साथ रेन भी था। उसे देखकर लॉर्ड उससे कहता है कि उसे उनके साथ आने की जरूरत नहीं थी, जिस पर रेन बताती है कि सिल्फा बिजी थी और वैसे भी उसे लॉर्ड के साथ टाइम स्पेंड करना था, इसलिए वो आ गई। ये कहकर रेन काफी शर्मा जाती है और शीरो से चिपक जाती है। बेबीलोन लैड से पूछता है कि क्या उनका काम सिर्फ इतना है कि उन्हें चर्च को सर्व करना है जिससे वो डिवाइन सोर्सरी के बारे में सिखा सके। लॉर्ड हाँ करता है और बताता है अगर वो चर्च के काम करते रहेंगे जैसे फंड्स इकट्ठा करना, साफ सफाई करना, प्रे करना, अगर वो इस तरह के ये काम करते हैं तो जो एंजल होते हैं वो उन्हें काम करने
के बदले में डिवाइन सोर्सरी देंगे। ये सुनकर बेबीलोन कहता है कि ये तो काफी काम है, उन्हें काफी ज्यादा काम करना होगा। अब वो भी सभी चर्च में आ जाते हैं, जहाँ लॉयड फादर को गुड आफ्टरनून कहता है और फादर भी लॉयड से काफी प्यार से बात करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही फादर को पता चलता है वो लॉयड है, फादर काफी गुस्से में आ जाते हैं और लॉयड से कहने लगते हैं कि उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। आज से 2 साल पहले उसने यहाँ से हेल निकाल दिया था, जिसके लिए वो उसे कभी माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर बेबीलोन सोचने लगता है लॉर्ड ने ऐसा क्या किया था। तभी वहाँ ईशा नाम की एक सिस्टर आती है और वो लॉयड को हक कर लेती है और फादर से कहता है कि अब उन्हें उस बारे में भूल जाना चाहिए। वैसे भी वो बात काफी पुरानी हो चुकी है। फादर ईशा से कहने लगते हैं कि वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, वो ऐसे ही हमेशा लोगों को माफ कर देती है। ईशा कहने लगती है फादर हमेशा खुद ही तो कहते हैं कि लोगों को माफ कर देना चाहिए, और वैसे भी अब लॉर्ड से कोई गुस्सा नहीं है। पर फादर कहते हैं वो लॉर्ड से गुस्सा है। ये सुनकर लॉर्ड शीरो को फादर के सामने कर देता है और शीरो को देखते हुए फादर से गुस्सा नहीं रहा जाता और वो लॉर्ड को माफ करने के लिए मान जाते हैं। अब वो फादर उन सभी को चर्च के कपड़े पहना देते हैं। जिसके बाद लॉर्ड सफाई कर रहा होता है और वो सफाई करते हुए काफी बोर भी हो जाता है। तभी गलती से लॉर्ड से एक बांस गिर जाता है और वो टूट भी जाता है। तभी वहाँ ईशा आ जाती है और वो लॉर्ड से पूछती है कि वो क्या कर रहा है। लॉर्ड माफी मांगता है और कहता है उसने वास गिरा कर गंदगी कर दी। पर ईशा कहती है कोई बात नहीं और लॉर्ड से पूछती है कि उसे चोट तो नहीं लगी। लॉर्ड मना करता है और ईशा कहती है ये तो काफी अच्छी बात है। अब ईशा उस वास को देख कर कहती है ये तो वही वास है जो फादर को काफी पसंद है। ये सुनकर लॉर्ड काफी ज्यादा घबरा जाता है और फादर से माफी मांगने की कहता है। पर ईशा कहती है उसे डरने की जरूरत नहीं, वो खुद फादर से माफी मांग लेगी। अब लॉर्ड वास फेंकने चला जाता है पर वो काफी उदास भी दिख रहा था, जो देखकर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि लॉर्ड को क्या हुआ है। अब रेन ईशा से पूछती है कि जब लॉर्ड छोटा था तब कैसा था। ईशा बताती है बचपन से लेकर आज तक लॉर्ड बिल्कुल भी बदला नहीं है, उसे बचपन से मैजिक इतना पसंद है कि उसे कभी मैजिक के आगे कुछ दिखता ही नहीं। फिर ईशा पूछती है इस बार लॉर्ड ने चर्च डिवाइन सोर्स सीखने के लिए ज्वाइन की है। ये सुनकर रेन और बेबीलोन डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उसे इस बारे में कैसे पता। वो दोनों झूठ बोल देते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि ईशा समझ जाती है कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। ईशा सोचने लगती है कि लॉर्ड तो पहले से बिल्कुल नहीं बदला, पहले भी वो हमेशा वास को तोड़ा करता था। तभी हम पास का एक सीन देखते हैं जहाँ सफाई करते हुए लॉर्ड ने वास तोड़ दिया था और ईशा वहाँ आकर लॉर्ड से पूछती है कि उसे चोट तो नहीं लगी। लॉर्ड ईशा से पूछता है कि वो उस पर गुस्सा क्यों नहीं हो रहे। ईशा कहती है ऐसे छोटे बच्चों पर गुस्सा नहीं होया जाता। लॉर्ड ईशा से कहता है एक काम करो डिवाइन सोर्सरी का यूज करके मुझे मार दो। पर ईशा कहती है वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि डिवाइन सोर्सरी का यूज सिर्फ बुरे लोगों के सामने करना चाहिए, और कहती है उन्हें साथ में एक गाना गाना चाहिए। ये सुनकर लॉर्ड वहाँ से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं लॉर्ड ने उसे चर्च में एक सील डीमन को अनसील कर दिया है, जिसकी वजह से सब डर कर भाग रहे थे। ईशा देख रही थी कि लॉर्ड कहाँ गया। ईशा देखती है लॉर्ड छुपा हुआ था, पर वो डीमन लॉर्ड के ऊपर एक कुर्सी फेंकता है। लेकिन ईशा बीच में आ जाती है और लॉर्ड को बचा लेती है, लेकिन वो कुर्सी लॉर्ड के लग जाती है। ईशा को काफी चोट लगती है, पर वो लॉर्ड से पूछती है वो तो ठीक है। इससे लॉर्ड को काफी बुरा लगता है और अब वो सभी को बता देता है कि सारी गलती उसकी थी, इसलिए उसे चर्च से निकाल दिया गया था। रैन और बेबुलियन सोच रहे थे कि अब पता चला असल में हुआ क्या था और क्यों फादर इतना ज्यादा गुस्सा थे। अब ईशा कहती है लॉर्ड ने फादर के बहुत सारे वास तोड़ दिए हैं और उस डीमन वाले इंसिडेंट की वजह से सभी लोग लॉर्ड से काफी गुस्सा थे, पर वो लोग लॉर्ड से कभी गुस्सा नहीं थे। वैसे भी लॉर्ड की वॉइस काफी ज्यादा प्यारी है। और तभी ईशा के मन में एक आइडिया आता है क्यों ना वो वापस से साथ में गाना गाएं। ईशा कहती है वैसे भी आज सारिया आने वाली है। ये सुनकर सभी सोचने लगते हैं ये सारिया कौन है। बाहर लॉर्ड टूटे हुए वास को फेंक रहा था और देखता है कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं और लॉर्ड देखता है ये तो उसकी बहन सारिया है। सामने सारिया उन लड़कों से पूछती है कि क्या वो किसी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सही से यूज कर सकते हैं। उन लड़कों को समझ में नहीं आता और वो मना कर देते हैं। ये सुनकर सारिया वहाँ से जाने लगती है, पर वो लड़के सारिया को वापस रोकते हैं। लॉर्ड के पास बाकी सब आ जाते हैं और लॉर्ड उन सभी को बताता है वो उसकी बहन है जो फोर्थ प्रिंसेस है और इसे म्यूजिक का शौक है और उसने हर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को मास्टर कर रखा है। वहाँ वो लड़के सारिया को पकड़ लेते हैं और एक लड़का कहता है वैसे वो एक इंस्ट्रूमेंट में तो अच्छा है। ये सुनकर सारिया खुश हो जाती है और पूछती है कौन सा इंस्ट्रूमेंट। वो लड़का कहता है वो लड़कियों की चीखें निकाल सकता है, लेकिन वो सारिया को चिढ़ता। इससे पहले ईशा वहाँ जाती है और कहती है सारिया उसकी दोस्त है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं। पर वो लड़का ईशा को ही गलत तरह से पकड़ लेता है। तभी वहाँ फादर भी आ जाते हैं और कहते हैं आज रेसिटल होने वाला है, पर गाना कौन गाएगा। अब ग्रीड बताता है जो भी इस गाने को सुनता है वो हील हो जाता है और लॉर्ड भी कहता है शायद उसी के लिए सारिया यहाँ आई होगी। अब ग्रीड कहता है जब ये रिचुअल होगा शायद डिवाइन सोर्सरी भी आई। ये सुनकर लॉर्ड भी कहता है ऐसा हो सकता है और वो इस रिचुअल को खराब नहीं होने दे सकता। अब लॉर्ड रेन को उसकी पावर का यूज करने का कहती है और रेन भी ऐसा ही करती है। रेन अपनी मैजिक से उन चारों लोगों को सुला देती है। ये देखकर ग्रीड कहता है रेन ने ऐसा मैजिक का यूज किया कि सिर्फ वो 4 लोग ही सोए, जबकि वो सभी भी यहाँ खड़े थे। इसका मतलब अब रेन अपने मैजिक का सही से यूज करना सीख रही है। लेकिन अब भी 2 गुंडे नहीं सोए थे और वो ईशा को मारने लगते हैं। बेबीलोन उनसे फाइट करने लगता है, पर लॉर्ड बेबीलोन को रोकता है और कहता है फादर यहाँ खड़े हैं और अगर उन्होंने उन लड़कों से फाइट की तो सही नहीं होगा। इस
इसलिए लॉयड उन्हें मैजिक से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं, पर लॉयड बताता है अभी उसने अच्छे से ये मैजिक नहीं सीखा है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसने उन गुंडों को कहाँ टेलीपोर्ट किया है। अब लॉयड फादर से बताता है कि बेबीलोन ने उन गुंडों को भगा दिया, और बेबीलोन तो अभी काफी हैरान था लॉयड की इतनी पावर देखकर। और रेन सोच रही थी कि लॉयड ने इतनी जल्दी कैसे स्किल सीख ली, और वो काफी इम्प्रेस भी थी। अब सारिया लॉयड को देखने लगती है और उसे याद आता है कि उसका नाम लॉयड है। बेबीलोन को समझ में नहीं आ रहा था कि सारिया अपने भाई का नाम कैसे भूल गई। ईशा कहती है ये काफी कमाल की बात है कि सारिया को लॉयड का नाम याद नहीं, क्योंकि सारिया सिर्फ उन लोगों का नाम याद रखती है जो म्यूजिक से जुड़े होते हैं। अब ईशा लॉयड से पूछती है कि क्या वो उनके साथ रेस्टल में गाना चाहेंगे, पर सारिया खुद मना कर देती है क्योंकि लॉयड ने इतनी प्रैक्टिस नहीं की और वो नहीं चाहती कि लॉयड उनकी परफॉर्म को खराब कर दे। सारिया कहती है उसकी ट्रेनिंग के बाद लॉयड उनके साथ आ सकता है, पर अभी तो नहीं। अब ईशा और सारिया रेसिटल शुरू करती हैं और गाना गाना शुरू करते हैं, जिससे सभी लोग हील होने लगते हैं और सभी उसके गाने से काफी हैरान थे, क्योंकि वो दोनों काफी अच्छा गाना गा रहे थे। वहाँ जितने भी लोग थे सभी हील हो जा रहे थे। लॉयड भी ये देख रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह का मैजिक है कि 10 मीटर के दायरे में सभी हील हो रहे हैं। लॉयड थोड़ी सी माना को अपने स्वॉर्ड से कट कर देता है, जो उसकी स्वॉर्ड पर लग जाता है, पर उसने आज से पहले ऐसा गाना कभी नहीं देखा था। ग्रीड लॉयड से पूछता है कि क्या वो इस गाने को अपना बनाना नहीं चाहता, पर लॉयड ग्रीड को बताता है कि ये गाना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता था, पर ईशा की माना में कमी है, लेकिन इतना तो पक्का हो गया है कि वो डिवाइन सोर्सरी का यूज कर सकती है और बस यही काफी है। तभी लॉयड ग्रीड को बताता है उसे एक तेज माना प्रेशर महसूस हो रहा है और यहाँ आसपास तो नहीं आ रहा, वो ऊपर से आ रहा है। ग्रीड ध्यान से महसूस करता है और उसे भी महसूस होता है। ग्रीड ऊपर देखने लगता है, पर लॉयड बताता है ये छत पर नहीं है, ये उसके भी ऊपर है। अब लॉयड टेलीपोर्ट करके उस जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ सिर्फ बादल थे, जिसकी वजह से ग्रीड कहता है कहीं वो मर तो नहीं गए, लेकिन लॉयड मना करता है क्योंकि जब वो आखिरी बार मरा था तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब वो दोनों लोग आगे जाके देख और उन्हें एक स्ट्रक्चर दिखता है जिस पर एक एंजल बैठा था, और लॉयड बताता है जो उन्हें देख रहा था वो यही है। लॉयड देखता है कि वो एंजल काफी ध्यान से कुछ देख रहा है। ये देखकर लॉयड सोचने लगता है कि वो एंजल क्या देख रहा होगा। तभी हम देखते हैं असल में वो ईशा और सारिया का गाना सुन रहा होता है। उसका गाना सुनने के बाद वो काफी ठरकियों वाली हरकतें करने लगता है और वो कह रहा था कि वो दोनों काफी कमाल की हैं, काश वो उनके पास जा पाता और उन्हें किस कर पाता। ये सब सुनकर लॉयड उसके ऊपर एक बादल का टुकड़ा फेंक देता है। इससे वो एंजल गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि इतनी हिम्मत किसकी हुई तो उसके ऊपर ऐसे बादल फेंक रहा है। एंजल नीचे खड़े हुए लॉयड और ग्रीड को देखता है और वो उन्हें देखकर काफी हैरान हो जाता है कि एक इंसान यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि ये जगह तो हेवन है। और अब वो एंजल लॉयड से कहने लगता है कि वो इंसान अपनी औकात में आ जाओ, क्योंकि वो एक एंजल है और उसका नाम जीलियर है और वो 69 गॉड का असिस्टेंट है। अब जीलियर लॉयड से पूछता है कि आखिर वो यहाँ आया कैसे, क्योंकि ये जगह तो धरती से बिल्कुल अलग है और बीच में एक बैरियर भी था। उस बैरियर को उसने कैसे पास किया? हमें पता चलता है कि लॉयड ने इतनी स्पीड से टेलीपोर्ट किया था कि उसने उस बैरियर को तोड़ दिया था, पर इस बारे में लॉयड को भी कुछ पता नहीं था। अब लॉयड कहता है उसे नहीं पता कि वो किस बैरियर के बारे में बात कर रहा है, पर वो जीलियर से उसे भी डिवाइन सोर्सरी सिखाने की कहता है। ये सुनकर वो एंजल कहने लगता है कि शायद तुम सबका दिमाग खराब हो गया। अब वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि वो है ही इतना सुंदर कि उसे देखकर उन सभी का दिमाग खराब हो गया। ये बात सुनकर ग्रीड गुस्से में आ जाता है और जीलियर से कहने लगता है कि वो उन्हें बता दे कि डिवाइन सोर्सरी कैसे सीखते हैं, वरना वो धरती पर जाकर सभी को बता देगा कि जिस एंजल की वो सभी पूजा करते हैं वो कितना बड़ा ठरकी है। पर जीलियर कहता है वो जरूर बता सकते हैं, कोई बात पर यकीन नहीं करेगा। जीलियर ग्रीड को लात मारकर दूर हटा देता है और कहता है वो डिवाइन सोर्सरी सिर्फ उन्हीं लोगों को देता है जो इसके काबिल होते हैं और वो लोग इसके काबिल नहीं है। अब जीलियर वापस से ईशा और सारिया का गाना सुनने लगता है और अपने मैजिक से 3 स्वॉर्ड निकाल लेता है। जब लॉयड वहां से नहीं जाता तो वो उन स्वॉर्ड से अटैक भी कर देता है और लॉयड अपने चारों तरफ एक बैरियर बना देता है जिससे वो बच जाता है। जीलियर भी देखता है और समझ जाता है कि लॉयड कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। दूसरी तरफ हम रेन को देखते हैं जो काफी परेशान दिख रही थी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लॉयड कहाँ चला गया। बेबीलोन रेन से पूछता है कि जाने से पहले लॉयड ने उससे कुछ कहा था। रेन बताती है लॉयड कह रहा था कि कोई उन पर नजर रख रखा है। बेबीलोन कहता है कुछ अजीब तो उसने भी सेंस किया था, पर ये नहीं पता कि कोई उन पर नजर रख रहा है। अब बेबीलोन रेन को ज्यादा टेंशन ना लेने की कहता है और कहता है कि उसे किसी काम से जाना है और वहाँ से जाने लगता है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस चीज की स्मेल आ रही है। यहाँ लॉयड जीलियर से फाइट कर रहा होता है और लॉयड काफी एक्साइटेड दिख रहा था क्योंकि ये डिवाइन सोर्सरी थी। पहले तो वो स्वॉर्ड बिल्कुल हल्की थी, पंख की तरह, लेकिन अचानक से वो काफी भारी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लॉयड अपने स्वॉर्ड की मदद से जीलियर के इस स्पेल को चुराने की कोशिश करता है, पर वो नाकाम हो जाता है क्योंकि जीलियर के इस स्पेल की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। अब लॉयड अपने स्वॉर्ड को ग्रीड को पकड़ा देता है और बताता है कि जीलियर अपने स्वॉर्ड को सिर्फ माना का यूज करके बना रहा है, जो कि काफी कमाल की बात है। और लॉयड देखना चाहता है कि वो स्वॉर्ड कितनी ज्यादा ड्यूरेबल है, इसलिए लॉयड एक साथ 4 एलिमेंट से अटैक कर देता है। ये देखकर लॉयड भी काफी हैरान हो जाता है और अटैक से बचने के लिए साइड में आ जाता है, पर वो अटैक सीधा जाकर बैरियर से टकरा जाता है जिससे बैरियर टूट जाता है। तभी एकदम से लॉयड जीलियर के पीछे आ जाता है और उससे पूछता है कि उसने उसके अटैक को
डोज क्यों किया। इससे जीलियर डर जाता है और अपनी सोर्ड का यूज करके लॉयड पर अटैक करता है, पर लॉयड वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। अब जीलियर कहने लगता है कि आखिरकार वो बच्चा उससे डर कर भाग ही गया, पर असल में लॉयड भागा नहीं था, वो बस टेलीपोर्ट होकर उस स्ट्रक्चर के ऊपर आ गया था। अब लॉयड कहने लगता है कि अगर जीलियर ऐसे ही अटैक डोज करता रहेगा तो वो उसकी सोर्ड को टेस्ट कैसे करेगा। ये सुनकर जीलियर गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की सोच भी कैसे सकता है, उसके अटैक उसे छू तक नहीं पाएंगे, वो आसानी से लॉयड के हर अटैक को डोज कर सकता है। पर लॉयड कहता है अब वो उसके अटैक को डोज नहीं कर पाएगा और लॉयड एक काफी स्ट्रॉन्ग सोर्ड अटैक की तैयारी करने लगता है। तभी लॉयड अटैक करता है जिससे जीलियर के ऊपर चारों तरफ से अटैक होने लगते हैं, जिससे वो काफी डर जाता है और किसी तरह बचकर भागने लगता है। ये देखकर लॉयड कहता है वो तो वापस से उसके अटैक से बच गया, इसका मतलब वो अपने अटैक को सही से टेलीपोर्ट नहीं कर पाया। ये देखकर ग्रिड काफी हैरान दिख रहा था और सोच रहा था लॉयड ने इतने स्ट्रॉन्ग अटैक को अपने टेलीपोर्ट मैजिक से मिला दिया, जिसकी मदद से उसके अटैक ने जीलियर को घेर लिया था। अब ग्रिड लॉयड से कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही कमाल की चीजों का यूज कर रहा है, उसे थोड़ा ध्यान से रहना चाहिए और ना कहीं जीलियर मर ना जाए। पर लॉयड कहता है जीलियर ने कहा था कि वो अमर है, उसे हराने के लिए इतना काफी नहीं होगा। अब लॉयड वापस से अपने अटैक को टेलीपोर्ट करता है और वो एकदम से जीलियर के सामने आ जाता है और वो काफी मुश्किल से बचता है। ग्रिड जीलियर से कहने लगता है कि लॉयड उसे मारना नहीं चाहता, तो अगर वो चुपचाप माफी मांग लेता है और डिवाइन सोर्सरी सिखाने के लिए मान जाता है तो लॉयड उसे माफ कर देगा। पर जीलियर का घमंड कभी भी टूट नहीं रहा था और वो कहने लगता है कि वो अमर है और उसके जैसे इंसान से तो वो कभी नहीं हारेगा। ये सुनकर लॉयड सोचता है कि जब वो इस स्पेल का यूज करता है वो अपने आप को काफी खाली छोड़ देता है, जो नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही लॉयड वापस से अटैक करने वाला था, जीलियर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, पर जीलियर लॉयड तक पहुंच पाता इससे पहले लॉयड जीलियर पर अटैक कर देता है और इस बार जीलियर के अटैक लग भी जाता है और वो काफी घायल भी हो जाता है। पर अब भी जीलियर हार मानने को तैयार नहीं था और कहने लगता है कि उसकी सोर्ड इन्फिनाइट है और अपने आप को रिपेयर भी कर सकती है। ये सुनकर तो लॉयड और ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि क्या ये सोर्ड अपने आप को इन्फिनाइट तरीके से रीजनरेट भी कर सकती है। ये कहकर लॉयड वापस से जीलियर के ऊपर अटैक कर देता है, पर जीलियर काफी डर जाता है और कहने लगता है कि वो तो मजाक कर रहा था, लेकिन लॉयड रुकता नहीं और जीलियर के चारों तरफ काफी स्ट्रॉन्ग स्पेल तैयार कर देता है जो सीधा जीलियर के लगते हैं। अब जीलियर ट्रांसपेरेंट हो चुका था, ग्रिड बताता है उसका सारा माना खत्म हो गया, इसीलिए ऐसा हुआ। लॉयड जीलियर के पास जाता है और कहता है इससे ये पता चल गया कि ये जो अटैक है वो इन्फिनाइट नहीं है, ये सिर्फ माना की एक फॉर्म है जो स्टील की बन जाती है। जब तक तुम्हारे पास माना है तब तक तुम इसका यूज कर सकते हो। जीलियर लॉयड से कहता है अच्छा लड़ रहा है, पर अब वो मरने वाला है, इसलिए अब वो लॉयड डिवाइन सोर्सरी नहीं सीख सकता। पर अचानक से लॉयड जीलियर के अंदर काफी सारा माना ट्रांसफर कर देता है, जिससे जीलियर वापस से जिंदा हो जाता है। जीलियर लॉयड से पूछने लगता है कि आखिर वो उसे बचा क्यों रहा है, जबकि उसने उसे मारने की कोशिश की थी। लॉयड कहता है उसे इससे कोई मतलब नहीं, उसे तो बस डिवाइन सोर्सरी सीखनी है। वहीं अब जीलियर इतना सारा माना मिलने की वजह से काफी ज्यादा मोटा हो गया था। जीलियर मन में सोचता है ये बच्चा तो काफी ज्यादा इनोसेंट है, पर अब वो उसे यूज करेगा। जीलियर कहता है कि वो उसे डिवाइन सोर्सरी देगा, लेकिन उससे पहले लॉयड को उसके साथ एक पैकेट बनाना होगा, उसके बाद ही जीलियर लॉयड को डिवाइन सोर्सरी शेयर कर पाएगा। अब जीलियर लॉयड का एक हाथ पकड़ लेता है और मन में सोचता है कि अभी ये फाइट खत्म नहीं हुई है। जीलियर सोच रहा था कि वो लॉयड को पोजेस कर लेगा और उसकी मदद से धरती पर जा पाएगा और धरती पर जाकर अपने पसंद के हर लड़की से मिल पाएगा। पर जीलियर का बुरा इरादा साफ साफ उसकी स्माइल में दिख रहा होता है। जीलियर लॉयड से खुद को लकी मानने की कहता है क्योंकि वो उसकी बॉडी को अच्छे से यूज करेगा। अब जीलियर कहने लगता है कि वो कितना कमाल का है, अब ये बॉडी उसकी है। पर वो देखकर हैरान हो जाता है कि वो लॉयड की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बल्कि वो तो सिर्फ लॉयड के हाथ में आ जाता है। ये देखकर ब्रीड हंसने लगता है और जीलियर से कहता है कि वो इतना ज्यादा बेवकूफ एंजल है और इतना नहीं पता कि लॉयड की बॉडी में उससे काफी ज्यादा माना है और जीलियर के पास सिर्फ लॉयड के हाथ जितना माना है। लॉयड जीलियर से पूछता है कि क्या ये पैक्ट पूरा हो गया। जीलियर हाँ करता है और बताता है एंजल को कास्टर की सोल पर एक माना साइन करना पड़ता है, जो भी डिवाइन सोर्सरी को यूज करना चाहता है उसके बाद गाना गाकर एक पाथ क्रिएट किया जाता है। लॉयड पूछता है क्या उसे भी गाना गाना पड़ेगा। जीलियर मना करता है और बताता है कि वो खुद उसकी बॉडी के अंदर है, तो उसे गाने की जरूरत नहीं है। जीलियर कहता है उसे सिर्फ अपनी सोल से डिवाइन सोर्सरी को बुलाने की जरूरत है। अब लॉयड काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लगता है, जिससे ब्रीड थोड़ा चिंता में आ जाता है और लॉयड से पूछता है कि वो ठीक तो है, जिस पर लॉयड बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, बस वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। ग्रीड मन में कहने लगता है कि ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसे पता ही नहीं कि लॉयड ने अब डिवाइन सोर्सरी को मास्टर कर लिया है, तो अब उसमें इतनी पावर आ चुकी है कि वो हेल और हेवन दोनों को अपने कब्जे में कर सकता है और चाहे तो डिमन लॉर्ड की गद्दी पर भी बैठ सकता है। पर लॉयड कहता है कि अब डिवाइन सोर्सरी को सीख कर उसे डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। ग्रीड पूछता है कि अब वो डिसअपॉइंट क्यों हो रही है। लॉयड बताता है कि उसे पावर को पाने के प्रोसेस में मजा आता है, उसे पावर से इतना मतलब नहीं, उसे इस चीज से मजा आता है कि उसे उस पावर को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। लॉयड बताता है उसने आज तक कई सारे स्पेल मैजिक को पढ़ा है और उसके दिमाग में हमेशा सवाल आते हैं कि इस मैजिक को कैसे यूज किया जाता है, ये मैजिक कैसा होता है। जब लॉयड उस मैजिक को सीख लेता है तब उसके सामने उन मैजिक के यूजर का चेहरा आता है, इसलिए वो चाहता है कि उसे उन मैजिक को पाने के
के लिए और मेहनत करनी पड़े, तभी उसे और मजा आएगा। अब लॉर्ड जीलियर से पूछता है कि वो डिवाइन मैजिक की मदद से वो सोर्ड बना रहा था ना। जीलियर हाँ करता है और बताता है कि हर यूजर को अलग वेपन मिलता है उनके माना के हिसाब से। इसलिए जीलियर लॉर्ड को सोर्ड बनाने की कोशिश करने की कहता है। लॉर्ड भी ऐसा ही करता है और सोर्ड बनाने लगता है। जीलियर देखता है और मन में सोचता है कि लॉर्ड का मैजिक काफी ज्यादा प्योर है, उसका मन बिल्कुल साफ है, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। लॉर्ड को देखकर जीलियर को एक बंदे की याद आने लगती है जिसकी वो काफी रिस्पेक्ट किया करता था। अब हम देखते हैं लॉर्ड की सोर्ड तो एक अलग ही फॉर्म में लगती है जो काफी खतरनाक लग रही थी। लॉर्ड की सोर्ड तो काफी बड़ी थी और वो बड़ी होती जा रही थी। ये देखकर तो लॉर्ड और ग्रिड दोनों ही काफी डर जाते हैं। ग्रिड लॉर्ड से पूछता है कि वो ये क्या हो रहा है, इसे अभी रोको। पर लॉर्ड कहता है कि अभी तो ये पूरी नहीं हुई है। ये सुनकर वो दोनों फिर से काफी हैरान हो जाते हैं और सोचते अभी ये सोर्ड पूरी नहीं हुई है। असल में यूजर के माना के हिसाब से सोर्ड अपनी फॉर्म लेती है और वो सोर्ड तो खतरनाक होती जा रही थी। अब हम बेबीलोन को देखते हैं जो इस स्पेल के पीछे आ रहा था और वो स्पेल के काफी पास आ जाता है और देखता है उस स्पेल को छुपाने के लिए काफी सारे फूलों को लगाया गया था। बेबीलोन चेक करने आगे जाने लगता है लेकिन तभी एक खतरनाक बंदा उसके साइड में आ जाता है और बेबीलोन से पूछते है कि क्या वो खो गया। बेबीलोन उसे देखकर थोड़ा डर जाता है लेकिन ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। अब वो खतरनाक बंदा कहने लगता है कि ये चर्च काफी ज्यादा बड़ी है तो शायद उसे रास्ता नहीं मिल रहा होगा, इसलिए वो बेबीलोन को उसके साथ चलने की कहता है। बेबीलोन कहता है ऐसा नहीं है, उसे बस ये रोज पसंद है इसलिए वो उसे देखने आया था। पर वो बंदा कहता है ये तो काफी बुरी बात है क्योंकि वो यहाँ रेसिटल का गाना सुनने आया था और वो यहाँ गाने को मिस कर रहा है। पर बेबीलोन कहता है कि उसके छोड़ो, वो आदमी यहाँ क्या कर रहा है। जिस पर वो आदमी कहता है कि वो यहाँ एक स्पिरिट है और स्पिरिट का काम होता है भटके हुए को रास्ता दिखाना। अब वो कहता है कि वो इतने टाइम से यहाँ काम कर रहा है पर फिर भी वो खो जाता है। अब बेबीलोन उससे पूछता है कि अगर वो यहाँ का स्पिरिट है तो उसने रोजरी को क्यों नहीं पहचाना। असल में रोजरी एक लॉकेट है जो प्रूफ करता है कि तुम चर्च के मेंबर हो, तो उसने रोजरी को क्यों नहीं पहनी हुई। अब बेबीलोन उसे अपना रोजरी दिखाता है और उससे कहता है कि वो नया है पर फिर भी उसने इसे पहन रखा है लेकिन उसके पास ये नहीं है। बेबीलोन की इन बातों से बंदा थोड़ा सा फंस जाता है लेकिन पता नहीं कहां से वो रोजरी निकाल लेता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मैं कभी कभी रोजरी पहनना भूल जाता हूँ। अब वो बंदा रोजरी पहन लेता है। अब वो बंदा बेबीलोन से कहता है कि अगर उसने चर्च ज्वाइन किया है तो उसे भी कोई रूल तोड़ना नहीं चाहिए और ये जगह चर्च की काफी पवित्र जगह है तो उसे यहाँ ऐसे घूमना नहीं चाहिए। बेबीलोन माफी मांगता है और कहता है वो चर्च में नया है इसलिए अभी उसे ज्यादा रूल नहीं पता। तभी वहाँ रेन शीरो के साथ बेबीलोन को ढूंढने आ जाती है। वहाँ आते ही शीरो उस बंदे में से काफी इविल ऑरा सेंस करता है और उसके ऊपर घूरने लगता है। वो बेबीलोन उस बंदे से कहता है कि उसने कहा कि उसने काफी टाइम से चर्च को ज्वाइन कर रखा है लेकिन कमाल की बात है उसका लॉकेट बिल्कुल नए जैसा है, जरूर वो उसे रोज साफ करता होगा। बेबीलोन ने ये बात इसलिए कही क्योंकि उस लॉकेट को देखकर साफ पता चल रहा है कि वो उसे कभी नहीं पहनता और ये भी पक्का नहीं है कि वो बंदा चर्च का मेंबर है या नहीं। अब वो बंदा बेबीलोन से कहता है कि शायद उसे शक हो रहा है और उसे कुछ करना ही होगा। ये कहकर वो बंदा कुछ करने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ लॉर्ड टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब लॉर्ड उन सभी को देखकर उनसे पूछने लगता है कि वो बाहर क्या कर रहे हैं, क्या गाना खत्म हो गया। अब लॉर्ड उस बंदे के साइड से निकलता है लेकिन वो बंदा कुछ नहीं करता और लॉर्ड शीरो के साथ खेलने लगता है। जिलर उस बंदे को देखता है और उसे पहचान जाता है कि ये वही बंदा है जिसकी वो काफी टाइम पहले काफी रिस्पेक्ट करने लगा था। अब लॉर्ड सारिया और ईशा के पास आ जाता है और ईशा लॉर्ड से पूछती है कि उसे उनका गाना कैसा लगा। लॉर्ड कहता है उसे काफी ज्यादा अच्छा लगा और उसने तो शुरू से आखिर तक पूरा गाना सुना था। लॉर्ड साफ झूठ बोल रहा था। वही जिलर ईशा और सारिया को अपने इतने पास देखकर काफी शौक था और उनसे मिलने के लिए काफी उतावला हो जाता है पर लॉर्ड अपने हाथ को बंद कर लेता है और उसे मिलने नहीं देता। बेबीलोन को अब भी शक था और वो ईशा से पूछता है कि बाहर जो गार्डन है क्या उसे पवित्र जगह मानी जाती है। ईशा हाँ करती है और बताती है वो लोग वहाँ के फूलों को यूज करके लोगों की आत्मा को शांति देने के लिए यूज करते हैं। अब बेबीलोन सोचने लगता है कि जो उसे सड़ी हुई चीजों की स्मेल आ रही थी आखिर थी किसकी। अब बेबीलोन को लगने लगता है शायद उसे ही वही वहम हो रहा है। तभी लॉर्ड फादर से कहता है कि आज वो चर्च छोड़ रहा है। ये सुनकर फादर शॉक हो जाते हैं कि आज ही लॉर्ड ने चर्च ज्वाइन की थी और आज ही वो छोड़ रहा है। बेबीलोन लॉर्ड को शांत देखकर समझ जाता है कि वो जिस काम के लिए यहाँ आया था वो काम हो गया इसलिए अब उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर तभी ईशा बेबीलोन के पास जाती है और उससे कहती है कि जब बेबीलोन ने उसकी जान बचाई थी तब ईशा को थैंक्स बोलने का टाइम नहीं मिला था इसलिए वो अब उसे थैंक्स बोलना चाहती है। बेबीलोन मन में सोचने लगता है कि अगर ईशा उससे ऐसे ही बात करती रहेगी तो उसे चर्च की मदद करनी पड़ेगी। अब हम वापस से उसी बंदे को देखते हैं जो उसी गार्डन में था। तभी वहाँ जमीन ऊपर आती है और हम देखते हैं एक क्रीचर बाहर आता है और उसी की बदबू बेबीलोन को आ रही थी। तभी वो बंदा कहता है अभी के लिए उसे बेबीलोन और बाकियों का पीछा करने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए वो बस यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाने की सोचता है क्योंकि जिस दिन का वो इतने टाइम से इंतजार कर रहा है वो आने ही वाला है और वो नहीं चाहता कि कोई भी उसके काम में दखल दे। जिसके बाद हम देखते हैं
लॉर्ड जीलियर से कहकर गलीला और उसके साथियों को डिवाइन सोर्सरी दे देता है और वो तीनों भी अपने गाना को यूज करके अपने लिए वेपन बना लेते हैं। और वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान भी थे क्योंकि उन्होंने पहली बार डिवाइन सोर्सरी सीखी थी। उन्हें देखकर जीलर कहता है उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसे ऐसे बेवकूफों को डिवाइन सोर्सरी देनी पड़ी। लॉर्ड कहता है जितने ज्यादा लोगों के पास डिवाइन सोर्सरी होगी उसे उतने ही कम मेहनत करनी होगी उसकी रिसर्च में। अब लॉर्ड जीलर से उनके साथ भी पैक्ट बनाने का कहता है जिससे उन्हें भी डिवाइन सोर्सरी यूज करने के लिए रिचुअल परफॉर्म ना करना पड़े। ये सुनकर जीलर मना करने लगता है कि वो तो सिर्फ उसने लॉर्ड के लिए ही किया था और सिर्फ एक बंदे के लिए और किया था, लेकिन वो उन लोगों के लिए कभी नहीं करेगा। तो लॉर्ड भी मान जाता है और जीलर से कहता है कि क्या वो भी ग्रीड की तरह छोटा नहीं हो सकता। जीलर पूछता है पर वो इतना घटिया क्यों बनेगा। अब ग्रीड जीलर का मजाक बनाते हुए कहता है कि शायद वो ऐसा नहीं कर सकता। जीलर कहता है ऐसा तो नहीं है और ये कहता ही है वो एक छोटी सी चिड़िया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर जीलर लॉर्ड से पूछता है कि उसे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी लगी, लेकिन लॉर्ड का सारा ध्यान तो उसकी चाय पर था और वो जीलर को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। अब ग्रीड लॉर्ड से पूछता है कि जिस मैजिक का ईशा यूज कर रही थी क्या वो भी एक तरह की डिवाइन सोर्सरी थी। जीलर जवाब देता है हाँ, वो प्योरिफिकेशन डिवाइन सोर्सरी थी जिसकी मदद से वो मैजिक लोगों की चोट को ठीक कर देता है और अनडेटेड डीमन को खत्म कर देता है। तभी हम देखते हैं गलीला से मिलने के लिए वही गुंडे आ जाते हैं जिन्हें लॉर्ड ने टेलीपोर्ट करके कहीं दूर भेज दिया था और वो दोनों लॉर्ड को पहचान जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो वही बच्चा है जिसने उन्हें इतना दूर भेज दिया था। हमें पता चलता है वो दोनों वहीं के रहने वाले हैं, इसलिए गलीला उनका बॉस है। अब वो दोनों लॉर्ड को मारने की बात करने लगते हैं पर ये सुनकर गलीला लॉर्ड से माफी मांगने लगता है और कहता है उसे पता नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन की गलती के लिए खुद की एक उंगली काटने का कहता है। पर लॉर्ड उसे सब के लिए मना करता है और वो गुंडे गलीला से कहने लगते हैं कि वो उस बच्चे से इतने अच्छे से बात क्यों कर रहे हैं और अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो वो दोनों खुद अपना बदला ले लेंगे। तभी वो दोनों लॉर्ड को मारने उसके पास आने लगते हैं पर लॉर्ड डिवाइन सोर्सरी का यूज करके उनकी याददाश्त मिटा देता है और उन्हें अच्छा बना देता है, इसलिए वो दोनों भी लॉर्ड से माफी मांगने लगते हैं। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं कि ये सब कैसे हुआ। जीरियर बताता है कि नॉर्मली ये इस पर इतना ज्यादा असर नहीं करता, लेकिन लॉर्ड ने इसका यूज किया इसलिए उसका इतना ज्यादा असर हुआ है। अब वो दोनों गुंडे लॉर्ड से कहने लगते हैं कि उन्होंने जो भी लॉर्ड की बहन के साथ किया वो गलत था और उसके लिए वो शर्मिंदा है और वो खुद जाकर उनसे माफी मांगेंगे। जीलर ग्रीड से पूछता है कि वो दोनों माफी क्यों मांग रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया। ग्रीड बताता है वो दोनों ईशा और सारिया को छोड़ रहे थे। ये सुनकर जीलर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो दोनों को मारने के लिए जाने लगता है पर ग्रीड उसे रोक लेता है। अब हम बेबीलोन को देखते हैं जो अब भी चर्च में था और सभी को काफी अच्छा खाना बना कर देता है जो सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है और फादर बेबीलोन से कहते हैं कि अच्छा है, उसने यही रुकने का फैसला किया। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं। बेबीलोन लॉर्ड को बताता है कि वो यहीं रुकना चाहता है तो लॉर्ड बेबीलोन को भी डिवाइन सोर्सरी सिखा देता है और यहाँ रुक कर चर्च का अच्छे से ख्याल रखने के कहता है। अब जैसे ही लॉर्ड अपने रूम में जाता है वहाँ बहुत सारी मेड पहले से उसका इंतजार कर रही थी और लॉर्ड के रूम में आते ही उसका वेलकम करने लगती हैं। जिलर तो इतनी सारी सुंदर लड़कियों को देखकर पागल हो जाता है और कहने लगता है एक प्रिंस की जिंदगी इतनी ज्यादा अच्छी होती होगी और उसने यहाँ रुकने का फैसला किया। जिलर काफी शोर कर रहा होता है तो ग्रीड उसे थप्पड़ मार देता है और उससे कहता है कि अगर उसे यहाँ रुकना है तो शांति से रहना होगा। अब लॉर्ड एक डॉल को बाहर निकाल लेता है और उसे देखकर जिलर पूछता है कि ये क्या है, जिस पर लॉर्ड बताता है कि ये एक लड़की की डॉल है और ये उसके काफी काम कर देती है। तभी लॉर्ड उस डॉल को चाय लाने की कहता है। जिलर सोचने लगता है कि अगर ये सिर्फ एक डॉल है तो वो इसकी बॉडी पर कब्जा कर सकता है और उसमें वो मेड के साथ डेट पर जा सकता है। पर ये सुनकर ग्रीड गुस्से में आ जाता है और जिलर से कहता है कि अगर उसने इस डॉल को हाथ भी लगाया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। जिसके बाद लॉर्ड चाय पी रहा होता है और बताता है कि अब वो अनडेटेड घोल्स को मारने जाएगा क्योंकि वो एक परफेक्ट टारगेट रहेंगे डिवाइन सोर्सरी को टेस्ट करने के लिए। तभी वहाँ सिल्फा आ जाती है और वो डोल और सभी लोग छुप जाते हैं। सिल्फा लॉर्ड से पूछती है कि क्या उन्होंने उसे बुलाया है, जिस पर लॉर्ड हाँ करता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ घोल हंटिंग पर चलेगी। ये सुनते ही सिल्फा वहाँ से भाग जाती है और किसी को समझ में नहीं आता कि ये क्या था, लेकिन कुछ ही देर में सिल्फा तो अपने सारे सामान को तैयार करके लाती है और कहती है वो जाने के लिए बिल्कुल फ्री है। जिसके बाद हम रैन को भी उन लोगों के साथ जाता हुआ देखते हैं और वो लोग सिटी के अंदर आ जाते हैं। रैन उस सिटी को देख कर कहती है कि ये तो काफी कमाल की सिटी है, उसे तो यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ भी घूल हो सकते हैं। सिल्फा बताती है कि एडवेंचर गिल्ड को यही की रिपोर्ट मिली है कि यहाँ घूल्स देखे गए हैं। लॉर्ड सिल्फा से पूछते हैं कि क्या वो अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल करने की पावर यूज करके पता कर सकती है कि घूल कहाँ है। सिल्फा मना करती है क्योंकि उन घूल में से सड़े हुए मांस की बदबू आती है और यहाँ पर वेस्ट कूड़ा भी फेंका जाता है, इसलिए ऐसी जगह पर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। तभी लॉर्ड देखता है कि ईशा और सारिया भी वहाँ है और वो उनसे छुपता है कि वो बिना बॉडीगार्ड के यहाँ क्यों आ गए। ईशा बताती है कि उन्हें कुछ पैनकेक खाने थे इसलिए वो यहाँ आ गए। ईशा उनसे पूछती है कि क्या उन्हें भी उनके साथ पैनकेक खाने चलना है। जिलर कहता है उन्हें उनके साथ चलना चाहिए। ग्रीड उससे कहता है कि वो नहीं जा सकते क्योंकि वो यहाँ काम से आए हैं। पर हम देखते हैं लॉर्ड तो पैनकेक का नाम सुनकर काफी खुश हो गया था, जिसके बाद वो सभी पैनकेक खाने जाते हैं। तो ग्रीड ये देखकर काफी हैरान था कि लॉर्ड को मैजिक के अलावा भी किसी चीज में इंटरेस्ट है। लॉर्ड कहता है पैनकेक भी मैजिक
मैजिक की तरह ही होते हैं और उन सभी को समझाता है कि पैनकेक कैसे बनते हैं और कैसा टेस्ट करते हैं। लॉयड की बातें सुनने के बाद तो उन सभी को काफी भूख लग जाती है। तभी सारिया लॉयड से कहती है कि अगर वो यहाँ पहली बार पैनकेक खा रहे हैं तो उन्हें सिंपल खाना चाहिए। लॉयड भी हाँ करता है। लॉयड भी कहता है जैसा आप कहो। तभी उनके सामने पैनकेक आ जाते हैं और वो सभी खाने लगते हैं। सभी को पैनकेक काफी पसंद लगते हैं और वो काफी ज्यादा स्वाद लेकर खाते हैं। अब ईशा उनसे कहती है कि आज वो यहाँ क्यों घूम रहे थे, तो वो बताते हैं कि वो यहाँ घूल्स को हंट करने आए हैं। ये सुनकर ईशा भी थोड़ा डर जाती है और लॉयड उससे पूछते हैं कि क्या उसे घूल्स के बारे में कुछ पता है, जिस पर ईशा कहती है उसे पता है क्योंकि घूल्स लोगों पर अटैक कर रहे हैं और लोग मदद के लिए चर्च में जाते हैं। फिर ईशा बताती है ज्यादातर घूल्स को ब्रिज के पास देखा गया। हालांकि कुछ एडवेंचर घूल्स को मारने आए थे लेकिन वो एडवेंचर ही गायब हो गए। ये सुनकर लॉयड भी सोच में पड़ जाता है, पर सारिया कहती है उसे तो बस रेसिटल की चिंता है, कहीं वो कैंसिल ना हो जाए। ये सुनकर रेन खुश हो जाती है और कहती है क्या वो एक और रेसिटल करने वाली है, जिस पर सारिया हाँ करती है और बताती है इस बार वो पहले से भी बेहतर करने वाले हैं क्योंकि रेसिटल ग्रेट एसिडेंट फेस्टिवल पर होने वाला है। माना जाता है उस दिन किंग का जन्म हुआ था, इसलिए वो लोग उस दिन को फेस्टिवल की तरह मानते हैं। रेसिटल को देखने के लिए खुद किंग और पोप आने वाले हैं कि उससे काफी खुशी होगी कि अगर वो लोग भी आए। बस वो इतनी अच्छा करती है कि घूल्स की वजह से रेसिटल कैंसिल ना हो जाए। अब रेन कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सभी घूल्स को मार कर रहेंगे क्योंकि उसने काफी अच्छा गाना सुना था और उसने पैनकेक भी खाए हैं और उसे इस कंट्री से प्यार है। वो यहाँ के लोगों को कुछ नहीं होने देगी। जिसके बाद वो लोग ब्रिज के पास आ जाते हैं और रेन को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ घूल्स कहाँ हो सकते हैं, तो लॉयड बताता है कि घूल्स नीचे सीवर में हो सकते हैं। वो सभी नीचे की तरफ जाते हैं पर वहाँ शीरो और सिल्फा कुछ भी स्मेल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि नीचे कुछ ज्यादा ही गंदी बदबू आ रही थी। पर लॉयड कहता है उसे नीचे जाकर चेक करना होगा क्योंकि उसे उन एडवेंचर की चिंता हो रही है जो उससे पहले यहाँ आए थे। साथ ही लॉयड को उसकी चिंता भी हो रही है जिसे उसने यहाँ पहले भेज दिया था। तभी नीचे से निकल कर ताओ वहाँ से बाहर आती है और लॉयड की गले लग जाती है। उसे देखकर लॉयड भी खुश हो जाता है और उससे पूछते है कि क्या वो ठीक है। ताओ बताती है वो ठीक है और लॉयड से पूछने लगती है कि क्या उसे उसकी चिंता हो रही थी और वो उसे जल्दी से देखना चाहता था। ताओ लॉयड से बहुत ज्यादा चिपकने लगती है तो लॉयड सिल्फा से मदद मांगता है और सिल्फा ताओ को मार कर पीछे कर देती है और लॉयड ताओ से पूछता है कि वो इस सीवर से आई, क्या अंदर घूल्स हैं? ताओ बताती है उसे लगा था कि यहाँ घूल्स जरूर होंगे पर ऐसा नहीं है, उसे नीचे कोई नहीं मिला। ताओ बताती है अंदर जाने के बाद वो बाहर आने का रास्ता भूल गई और अचानक उसे लॉयड की प्रेजेंस फील हुई और वो उसी का पीछा करते हुए लॉयड के पास आ गई। ताओ बताती है अंदर भूल भुलैया बनी हुई है और इतनी गंदी बदबू आ रही है कि किसी भी चीज पर फोकस करना बहुत मुश्किल है। अब ताओ वहाँ से जाने लगती है और कहती है वो अपने घर से कुछ सामान लेकर आएगी जिससे अंदर उसे कुछ दिखाई दे। अब लॉर्ड ताओ को रोकता है और उससे कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है। अब वो एक सोजरी का यूज करता है जिससे हर जगह रोशनी हो जाती है और अब हर चीज साफ दिखाई दे रही थी। फिर लॉयड उन्हें बताता है कि ये स्पेल सिर्फ रोशनी के लिए नहीं बल्कि ये प्यूरिफिकेशन के भी काम आता है और लॉयड जैसा ही वापस से उसका यूज करता है वो सीवर पूरी तरह से साफ हो जाता है और अब वहाँ से बदबू नहीं आ रही थी। सभी काफी हैरान हो जाते हैं और ताओ बताती है उसकी बॉडी से भी सारी गंदगी साफ हो गई और उसकी थकान भी खत्म हो चुकी है। ताओ कहती है अब वो अच्छे से फोकस कर पाएगी और ऐसा कर वो एक टेक्निक का यूज करती है जिससे वो पूरी जगह को स्कैन करने लगती है। रैन ताओ को नए कपड़े भी देती है जिससे वो काफी अच्छी दिख रही थी। अब ताओ उन्हें काफी आगे ले जाती है और बताती है जहाँ से उसे कुछ सेंस हो रहा है। तभी शीरो कहता है कि वो घूल्स को ढूंढ कर लाएगा और ऐसा कहकर वो आगे जाने लगता है लेकिन शीरो लॉयड के स्पेल से दूर चला जाता है जिसकी वजह से वो फिर से बदबू में फंस जाता है और अपनी नाक पकड़ लेता है। लेकिन शीरो हार नहीं मानता और आगे जाने लगता है। लॉयड शीरो को देखकर समझ जाता है कि उसे आने में टाइम लगेगा, इसलिए जब तक वो अपने स्कैन मैजिक का यूज करने की सोचता है जिससे उसे पता चल सके कि घूल्स असल में कहाँ है। लेकिन तभी ताओ उसे पकड़ लेती है और कहने लगती है कि उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उससे पूछने लगती है कि उसने स्कैन मैजिक कहाँ से सीखा। लॉर्ड वापस से सिल्फा से मदद मांगता है और सिल्फा ताओ को मार कर दूर कर देती है। अब लॉर्ड सिल्फा से पूछता है कि क्या वो अपनी सोर्ड लाई है। सिल्फा मना कर देती है और कहती है कि वो समझती है कि लॉर्ड उसे कोई नया वेपन देने वाला है, इसलिए वो अपनी सोर्ड नहीं लाई। ये सुनकर लॉर्ड कहता है सिल्फा तो काफी समझदार है। तभी ताओ सिल्फा से कहती है कि ये सब अच्छा मौका है टेस्ट करने का कि उन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है। पर सिल्फा कहती है कि वो यहाँ लॉर्ड की मदद करने आई है, इसलिए वो ताओ से कोई कंपटीशन नहीं करने वाली। पर ताओ कहती है जो भी जीतेगा उसे लॉर्ड के साथ एक पूरे दिन डेट पर जाने का मिलेगा। ये सुनकर लॉर्ड और रेन दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं और ताओ लॉर्ड से कहती है कि वो लोग उसके साथ एक्सपेरिमेंट में इतनी मदद करते हैं तो क्या उन्हें इतना रिवॉर्ड नहीं मिल सकता। अब सिल्फा काफी गुस्से में आने लगती है और वो कहती है कि ताओ ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि वो उससे जीत जाएगी। तभी रेन भी कहती है कि उसे कंपटीशन में पार्ट लेना है। तभी शियो बहुत सारे घूल्स को बाहर लेकर आने लगता है और ताओ कहती है जो भी सबसे ज्यादा घूल्स को मारेगी वो जीत जाएंगे और लॉयड के साथ डेट पर जाएंगे। तभी लॉयड उन तीनों को एक एक वेपन दे देता है और कहता है वो इसका यूज करके इसे टेस्ट कर सकते हैं। फिर वो तीनों लड़कियां तैयार होने लगती हैं और ताओ काफी स्पीड के साथ दो घूल्स को मार देती है और काफी स्पीड के साथ दूसरे घूल को भी मारने लगती है।
ये देखकर सिल्फा काफी गुस्से में आ जाती है। तभी ताओ अपने 5वें और 8वें घूल को मारने वाली होती है, लेकिन सिल्फा बीच में आकर ताओ को रोक देती है और उसे साइड करके खुद घूल्स को मारने लगती है। ये देखकर ताओ गुस्से में आ जाती है और दूसरे घूल को मारने जाने लगती है, लेकिन अब ताओ उसका पीछा कर रही थी, जिसकी वजह से वो तीनों एक साथ लड़कर काफी सारे घूल्स को मारते जा रहे थे। वो दोनों इतने ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि आपस में ही लड़ने लगते हैं और ताओ सिल्फा की तारीफ भी करती है और कहती है कि सिल्फा ना ही कोई मैजिक यूज करती है और ना ही कोई टेक्निक, फिर भी उनके अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी सिल्फा देखती है कि ताओ ने उनके वेपन को डैमेज कर दिया है और ये देखकर वो भी ताओ के मन में तारीफ करती है। अब वो दोनों लॉर्ड से कहने लगते हैं कि उन्हें नए वेपन चाहिए क्योंकि ये अब ज्यादा डैमेज नहीं कर रहे। रैन उन्हें देख कर कहती है वो दोनों सच में काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो घुल से भी फाइट कर रहे हैं और आपस में भी फाइट कर रहे हैं। साथ ही फाइट करते हुए लॉर्ड को वेपन के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। अब रैन भी लॉर्ड की मदद करने का डिसाइड करती है, वरना वो उन दोनों से पीछे रह जाएगी। अब रैन लॉर्ड को उस वेपन के ऊपर पॉइजन लगा कर दिखाती है और ये लॉर्ड को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि रैन ने वेपन को यूज करने का एक नया तरीका निकाल लिया है। रैन को लग रहा था कि उसने अपने वेपन पर पॉइजन लगा लिया तो उसका वेपन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि जैसे ही रैन रैन घूल पर अटैक करती है उसका वेपन टूट जाता है और वो डर जाती है। इस सब से लॉर्ड को काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही थी और वो मन में कहता है कि डिवाइन सोर्सरी तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि अगर कोई भी उसे केयरलेसली बदलने की कोशिश करे तो उसकी एक्टिवनेस कम हो जाती है। अब घुल रैन के पीछे पड़ गया था और वो लॉर्ड से माफी मांगने लगती है और वो उसके काम नहीं आ पाई, पर लॉर्ड कहता है ऐसा नहीं है, उसने उसे काफी काम की इंफॉर्मेशन दी है। अब लॉर्ड वापस से रैन को एक नया वेपन देता है, पर वो रैन को बिल्कुल पहले जैसा लग रहा था, लेकिन रैन ने सिर्फ एक अटैक से वो घुल मारा जाता है और रैन देखती है उस वेपन में पॉइजन भी यूज हुआ है। रैन लॉर्ड से पूछती है कि उसने क्या किया। लॉर्ड बताता है उसने रैन की दी इंफॉर्मेशन का सही से यूज किया और वेपन के ऊपर पॉइजन का एक इफेक्टिव लगा दिया। ये देखकर तो जिलियर भी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे भी नहीं पता कि इस वेपन का ऐसा भी यूज किया जा सकता है। ये देखकर ग्रीड कहता है उसे पता था, ऐसा होना ही था। अब डिवाइन सोर्सरी लॉर्ड के हाथ लग गई है, अब वो उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसे इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा कि किसी ने सोच ही नहीं होगा। फिर लॉर्ड सिल्फा को भी एक नया वेपन देता है और वो तीनों ही काफी स्पीड के साथ घोल्स को मारने लगते हैं। कुछ ही देर में हम देखते हैं उन तीनों ने 23 घोल को मार दिया था और एक सिर्फ लास्ट घोल बचा हुआ था जिसे मारने के लिए वो तीनों जाने लगते हैं और ताओ कहती है जो भी इस लास्ट घोल को मारेगी वही लॉर्ड के साथ डेट पर जाएगी। पर वो लास्ट घोल बाकियों की तरह नहीं था और वो उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो तीनों लड़कियों को एक साथ हरा देता है। लॉर्ड भी पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है, तभी हम उसके बंदे को देखते हैं जिसे हमने पहले देखा था और उसने फादर को गले से पकड़ रखा था और उनसे कह रहा था कि नीचे कुछ घुसपैठिया बैठे हैं, उन्हें पहले की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए थी। हम देखते हैं उस बंदे के साथ एक भूत जैसा कुछ था और वो उससे पूछता है कि क्या उसे उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेना चाहिए। वो बंदा हाँ करता है और बताता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो पूरी चर्च में आराम से घूम पाएगा। तभी हम देखते हैं शिया ये सब देख रही थी और काफी ज्यादा डर भी जाती है। शिया को देखकर वो बंदा कहता है अब उन्हें उसे भी ठिकाने लगाना होगा और यहीं पे हमारा पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये सीजन पसंद आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा।